हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो फाइनली हमने लास्ट 5 लेक्चर्स में वर्किंग नोट्स बनाना सीखा। वर्किंग नोट मतलब हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। तो ये जितने भी कैलकुलेशन हमने बनाना सीखा है, हेंस फोर्थ हम जब अब फुल फ्लेज क्वेश्चन आज से सॉल्व करने वाले हैं, तो ये सारे कैलकुलेशन किसी ना किसी सम में या हर सम में हमें लगने वाले, मे बी नॉट कि आपको हर एक सम में गुडविल कैलकुलेट करना है या सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके हिसाब से हमें आइदर गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा या नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा या सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, या मे बी ऐसा हो सकता है ये सारे एक क्वेश्चन में सॉल्व करने पड़ सकते हैं। जनरली ऐसे बहुत कम सम है, राइट। तो एक या दो वर्किंग नोट तो हमें हर एक क्वेश्चन में इनमें से बनाना ही बनाना है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, थोड़े बेसिक सम से शुरुआत करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ योर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, यानी कि अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 5 से। तो मेरा पहला एजेंडा या पहला काम है कि मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। ये मेरा पहला क्वेश्चन, तो उसे ध्यान से सुनो कि किस प्रकार क्वेश्चन होगा। जिस प्रकार ये क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इसी प्रकार आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन में क्या होगा, तो क्वेश्चन में हमेशा आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी एंड नीचे, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी एंड फिर क्वेश्चन के एंड में आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या बनाना है, प्रिपेयर करना है। अगेन सम टू सम डिफर करेगा कि क्या बनाना है, राइट। तो विल गो ऑन कि पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसके हिसाब से फॉर्मेट रेडी करते हैं और फिर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ हाउ टू सॉल्व द सम, राइट। तो लेट्स रीड इट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। तो क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑन 31 मार्च 2019। तो वो क्या कह रहे हैं, ये जो बैलेंस शीट है ये माधुरी एंड मनीषा की है, मतलब माधुरी एंड मनीषा आर द पार्टनर्स, राइट। एंड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 और उनकी 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट आपको दी है। लायबिलिटीज में माधुरी मनीषा का कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एसेट्स में बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, बैंक एंड फर्नीचर। तो ये आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, राइट। पर रीड करने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा है कि उनकी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है एंड एसेट्स है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, वो भी पढ़ते हैं और फिर देखते कि हमें क्या पूछा गया है कि यार हमें क्या बनाना है। तो उन्होंने कहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसका मतलब है माधुरी एंड मनीषा आर द पार्टनर्स, मतलब ये बन गए ओल्ड पार्टनर्स एंड उन्होंने मोहिनी को एज अ नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर, माधुरी एंड मनीषा जो बैलेंस शीट में या क्वेश्चन की शुरुआत में दी है, ये ओल्ड पार्टनर्स है, ये ऑलरेडी पार्टनरशिप में है और उनका 3:2 इज द ओल्ड रेशियो। 3:2 क्या बन गया उनका ओल्ड रेशियो। एंड अब वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2019 यानी कि जो बैलेंस शीट है उसका बस अगला दिन या नेक्स्ट डे या नए साल की शुरुआत में उन्होंने क्या किया, मोहिनी को एज अ नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया। तो मोहिनी को आई एम सेइंग एज अ न्यू पार्टनर। मोहिनी मेरे लिए क्या बन गया, नया पार्टनर। तो नया पार्टनर आने पर यू मेक सर्टन एडजस्टमेंट या सर्टन चेंजेस इन योर अकाउंटिंग। तो वो चेंजेस क्या है, या मैंने ये भी कहा था कि जब नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल एंड गुडविल लेके आएगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने 1 to 6 एडजस्टमेंट में आपको दी। तो क्या कह रहे हैं वो, तो वो कह रहे हैं शी यानी कि मोहिनी इज टू पे ₹1 लाख एज हर कैपिटल एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। सी पहली लाइन पर कहा है उन्होंने कि मोहिनी नया पार्टनर आ रही है आपके बिजनेस में एंड शी इज गोइंग टू ब्रिंग 1 लाख एज हर कैपिटल, मतलब 1 लाख रुपया वो लाएगी फॉर कैपिटल एंड 40,000 रुपए यानी कि कैश लाएगी फॉर गुडविल। तो जब भी नया पार्टनर आएगा, ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी कहा था कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ हमेशा कैपिटल के लिए पैसा लेके आएगा एंड गुडविल के लिए पैसा लेके आएगा। कैपिटल का पैसा नए पार्टनर के नाम पर बिजनेस में रहेगा एज नए पार्टनर का कैपिटल, लेकिन जो गुडविल का पैसा है वो हमें पुराने पार्टनर्स को, यानी कि यहां पर पुराने पार्टनर्स कौन है, माधुरी एंड मनीषा को डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। कैसे, सैक्रिफाइस रेशियो में। यही हमारा कल वाला का क्या था, कल वाला नॉलेज था या कल वाला हमने सीखा हुआ कंसेप्ट था कि जब भी नया पार्टनर बिजनेस में गुडविल के लिए पैसे लेके आएगा तो वो पैसा पुराने पार्टनर्स के नाम पर दिखाए जाएंगे। बट जब आप पुराने पार्टनर्स के बीच में गुडविल का पैसा, नए पार्टनर ने लाए हुए गुडविल का पैसा आप जब पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो हमें यहां पर सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सर नो गेटिंग इट।
तो सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें नया रेशियो पता होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट पे वो वही कह रहे हैं, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी 5:3:2। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा 5:3:2। एंड वेयर इज ओल्ड रेशियो, क्वेश्चन के शुरुआत में ओल्ड रेशियो इज क्या दिया उन्होंने, ओल्ड रेशियो आपको 3:2, राइट। मेरे पास ओल्ड रेशियो है एंड साथ ही साथ न्यू रेशियो है, तो मैं बाद में एज अ वर्किंग नोट सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि मुझे गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये क्लियर है। फिर थर्ड एडजस्टमेंट में वो क्या कह रहे हैं, या थर्ड पार्ट वो क्या कह रहे हैं, द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। एसेट्स आर रीवैल्यूड, जब नया पार्टनर आता है तो आप क्या करते हो, एसेट्स को उनके फेयर मार्केट वैल्यू पर लेके आते हो। कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी एंड कुछ एसेट्स की वैल्यू शायद घटेगी। तो वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग को 1 लाख करो, बिल्डिंग को रीवैल्यू करो टू 1 लाख, राइट। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग इज 72,000, तो 72,000 की बिल्डिंग को आपको बढ़ा के 1 लाख करना है, नथिंग बट बिल्डिंग को आपको एप्रिशिएट करना है, राइट। तो इसका एंट्री कैसे बनेगा हम सम सॉल्व करते हुए देखते हैं। तो अभी बस इतना ही कि आपको ये भी करना है कि आपको बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी को 48,000 करो। तो अगर आप एसेट्स में देखोगे तो प्लांट एंड मशीनरी 60,000 है, तो 60,000 को मुझे 48 करना है, नथिंग बट मुझे 60,000 से 48 पे लाना है अपने क्या प्लांट एंड मशीनरी को, नथिंग बट आई हैव टू डेप्रिसिएट माय प्लांट एंड मशीनरी, राइट। तो ये एक बढ़ रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट कम कर रहा है, राइट। अगली एडजस्टमेंट नंबर 4 में वो कह रहे हैं आरडीडी टू बी इंक्रीज अप टू 4,000। आरडीडी इज टू इंक्रीज अप टू 4,000। अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो डेटर्स माइनस आरडीडी मैंने 2,000 लिखा हुआ है, मतलब ऑलरेडी मेरे पास 2,000 आरडीडी है। इस 2,000 में मुझे 2,000 को और 4,000 पे लेके जाना है, मतलब 2,000 में मुझे और 2,000 बढ़ा के टोटल आरडीडी 4,000 करनी है। गेटिंग इट, मतलब 2,000 कैंसिल करके वहां पर 4,000 लिखना है, नथिंग बट जो मेरी पुरानी आरडीडी, जिसे मैं ओल्ड आरडीडी कह रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो 2,000 की आरडीडी को इंक्रीज करना है अप टू 4,000। बाय 4,000 नहीं बोला उन्होंने अगर बोला होता कि इंक्रीज आरडीडी बाय 4,000 मतलब 2,000 में 4,000 और बढ़ाओ, मतलब टोटल आरडीडी 6,000 बनती। यहां पर वो क्या कह रहे हैं, इंक्रीज द आरडीडी अप टू 4,000, मतलब जो 2,000 की आरडीडी उसे 4,000 तक लेके जाओ, अप टू 4,000 तक लेके जाओ, मतलब 2,000 की आरडीडी को 4,000 में कन्वर्ट करो, नथिंग बट 2,000 आरडीडी इंक्रीज करो। उसका अकाउंटिंग कैसे होगा हम सम सॉल्व करते हुए देखते हैं, अभी जस्ट हम ओवरव्यू ले रहे हैं, राइट। नेक्स्ट 5वें एडजस्टमेंट में कह रहे हैं द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटर्न हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। इस पर मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, हम बाद में देखते करना क्या है। एंड लास्ट पार्ट वो कह रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रीवैल्यूड एट ₹66,000, राइट। मतलब क्या, अगर आप लायबिलिटी में देखोगे तो सन्ड्री क्रेडिटर 60,000, अब वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट में कि 60 नहीं है, दे आर 66, मतलब हमें सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू 6,000 से इंक्रीज करनी पड़ेगी। फिर से भी कि जैसे हम एसेट्स को बढ़ाएंगे कम करेंगे, वैसे हम लायबिलिटीज को भी नए पार्टनर के एडमिशन पर हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, राइट। कुछ एसेट्स को बढ़ा रहे हैं, कुछ एसेट्स को घटा रहे हैं, कुछ लायबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं, कुछ लायबिलिटीज को घटा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, राइट। जैसे कि यहाँ पर हम बिल्डिंग को बढ़ाना है, प्लांट एंड मशीनरी को घटाना है एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स को बढ़ाना है, ये उन्होंने आपको एडजस्टमेंट में कहा है, राइट। इनको कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या कहते हैं इसे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो आप कुछ एसेट्स या मे बी सारे एसेट्स एंड मे बी सारे लायबिलिटीज या कुछ लायबिलिटीज को रिवैल्यू करोगे, राइट। अपने मन से नहीं करना है, वो बताएंगे कौन से एसेट को रिवैल्यू करना है, कौन से लायबिलिटी को रिवैल्यू करना है। इज इट क्लियर? अगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि किसी भी एसेट्स को रिवैल्यू नहीं करना है तो नहीं करना है, राइट। तो वो आपको एडजस्टमेंट में देंगे, जैसे कि आपको फाइनल अकाउंट्स में दिया जाता था कि डेप्रिसिएट करो, आप मन से थोड़ी करते, तो वैसे ही यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट में दिया जाएगा कि एसेट्स को रिवैल्यू करो, तभी हमें एसेट्स को रिवैल्यू करना है। इज इट क्लियर? अब देखते हैं कि हमें करना क्या है, राइट। हमें सॉल्व कैसे करना है इस एडमिशन के सम को। ये एडमिशन का सम है, ये तो क्लियर है सबको कि यहाँ पर माधुरी एंड मनीषा आर दी ओल्ड पार्टनर्स, राइट। उन्होंने मोहिनी को एज ए न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया, ये क्लियर है, राइट। अब हमें करना क्या है, तो उन्होंने लास्ट लाइन पर कहा है गिव रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। गिव मतलब आपको बनाना है, क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको, यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अगर आपको याद है तो हमने फाइनल अकाउंट्स में सीखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, तो नथिंग बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब व्हाट डू मीन बाय बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, तो ये जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी है ये माधुरी एंड मीनाक्षी की है, मोहिनी आने से पहले है कि नहीं। तो मोहिनी आने के बाद अब मोहिनी इज द न्यू पार्टनर, तो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब द चेंज इज हैपनिंग इन योर पार्टनरशिप। तो जो नई बैलेंस शीट है ये पुरानी बैलेंस शीट है, इसके ऊपर से हमें क्या करनी पड़ेगी, मोहिनी आने के बाद की एक नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो जिस नई बैलेंस शीट है दैट फर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यू फर्म, क्योंकि पहले मोहिनी एंड कौन था, सॉरी माधुरी एंड मीनाक्षी वेर द पार्टनर्स,
माधुरी एंड मनीषा वेर द पार्टनर्स। तो अब माधुरी मनीषा के साथ साथ मोहिनी इज बिकमिंग योर न्यू पार्टनर। तो आपका नया फर्म में देर आर तीन पार्टनर, माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी। तो उनकी नई पार्टनर आने के बाद की नई बैलेंस शीट, यानी कि नई फर्म की हमें नई बैलेंस शीट बनानी है। इज इट क्लियर? तो ये तीन चीजें हमें बनानी है। साथ ही साथ मैं वर्किंग नोट में कैश अकाउंट भी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कैश या फिर बैंक अकाउंट। जो मेरे पास एसेट्स में पहले से ही चेक करो, कैश है या बैंक है। तो मेरे पास बैंक है, यहां पर एसेट्स में बैंक है। क्वेश्चन की जो ओरिजिनल बैलेंस शीट है, जिसे मैं ओल्ड बैलेंस शीट कह रहा हूं, ओल्ड बैलेंस शीट में मेरे पास बैंक बैलेंस है या बैंक है। तो मैं एज अ वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट बनाऊंगा। अगर क्वेश्चन में कैश दिया होता तो मैं कैश अकाउंट बनाता, क्वेश्चन में बैंक का हिसाब दिया तो मैं बैंक अकाउंट बनाऊंगा। इज इट क्लियर? एज अ वर्किंग नोट ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आई हैव टू प्रिपेयर बैंक या फिर कैश अकाउंट। डिपेंड की क्वेश्चन में अगर कैश दिया है तो आई प्रिपेयर कैश अकाउंट, क्वेश्चन में अगर बैंक दिया है तो आई प्रिपेयर बैंक अकाउंट। तो मुझे यहाँ पर चार चीजें बनानी है जो उन्होंने कहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। दूसरा आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा आपको बनाना है नए फर्म का नया बैलेंस शीट। एंड एज अ वर्किंग नोट आई एम प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? तो चलो फिर फॉर्मेट बनाते हैं, राइट। तो मैं पहला पेज ले रहा हूं। पहले पेज पर मैं हमेशा ऊपर टाइटल लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ माधुरी एंड मनीषा। मैं क्या लिख रहा हूं देखो ध्यान से सुनो, इन द बुक्स ऑफ माधुरी एंड मनीषा, राइट। अभी तक मैंने नए पार्टनर को नहीं लिया है। नए पार्टनर के लिए नया पार्टनर आने के बाद बैलेंस शीट बनेगी, तो बैलेंस शीट के ऊपर फिर से मुझे लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, उस पर आएंगे। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिख रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ माधुरी एंड मनीषा। नेक्स्ट लाइन पर मैं क्या बना रहा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके लिए कोई डेट लिखने की जरूरत नहीं, आई एम प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंड हमारा हमेशा का फॉर्मूला पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ड्रॉ इट फॉर 7-8 लाइन्स या 10 लाइन्स के लिए ड्रॉ करो, राइट। उसके नेक्स्ट लाइन पर मैं बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल में माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी, ये तीन पार्टनर्स के लिए मुझे कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल में बना रहा हूं पर्टिकुलर्स माधुरी, मनीषा, मोहिनी, पर्टिकुलर्स माधुरी, मनीषा, मोहिनी। सो आई एम प्रिपेयरिंग 3 कॉलम्स फॉर 3 पार्टनर्स। जैसे हम पार्टनर्स फाइनल अकाउंट्स में करते थे, कैपिटल अकाउंट जितने पार्टनर्स होते थे उसके हिसाब से कॉलम बनाते थे। तो माधुरी एंड मनीषा ऑलरेडी पार्टनर्स है, एंड में साथ ही साथ मोहिनी का तीसरा कॉलम उसमें ऐड कर रहा हूं, राइट। तो मैंने पहले बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, उन्होंने पूछा है, मैंने बनाया। उन्होंने पूछा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो मैंने दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया। एंड नीचे एज अ वर्किंग नोट में बना रहा हूं कैश अकाउंट। क्या बना रहा हूं? कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट। या हमारे क्वेश्चन में बैंक अकाउंट है तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं बैंक अकाउंट, नॉट कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, राइट। इसका फॉर्मेट सिंपल बनेगा, पर्टिकुलर एक अमाउंट, पर्टिकुलर एक अमाउंट, राइट। तो ये तीन, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट उन्होंने पूछा नहीं है, हम एज अ वर्किंग नोट बना रहे हैं, इसलिए मैं कॉर्नर में उसे एज अ वर्किंग नोट लिख रहा हूं, राइट। तो ये मेरा पहले पेज पर मैंने इतना फॉर्मेट बना लिया, 10 लाइन का रिवैल्यूएशन अकाउंट, 7-8 लाइन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 5-6 लाइन का आपका बन गया कैश अकाउंट। तो ये एक पेज पर आ गया है। सेकंड पेज पर मैं आऊंगा, ऊपर में टाइटल लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी। ब्रैकेट में लिखो न्यू फर्म, ब्रैकेट में क्या लिखो, न्यू फर्म। ये अब नई फर्म है, इन तीनों पार्टनर के साथ नई फर्म बनी। पहले केवल माधुरी मनीषा थी, मतलब वो ओल्ड फर्म थी। अब मोहिनी आने के बाद आपकी नई फर्म हो गई, रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई। आपकी पुरानी फर्म बंद होके आपने नई फर्म स्टार्ट की विद न्यू पार्टनर, एज सिंपल एज दैट। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ माधुरी, मनीषा एंड कौन है मेरी तीसरी पार्टनर या नई पार्टनर, मोहिनी, ब्रैकेट में न्यू फर्म। अब इस नए फर्म के लिए मुझे बनाना है बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूं बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। एज ऑन 1 अप्रैल 2019 डेट कहां से आई, तो जिस दिन मैंने नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया उसकी डेट आपको क्वेश्चन में दी हुई है, 1 अप्रैल 2019। तो वो मैं लिख रहा हूं कि इन द बुक्स ऑफ, ये तीनों पार्टनर का नाम, ब्रैकेट में न्यू फर्म, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। एंड नॉर्मल जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट, ऐसा मैं सेकंड पेज पर फॉर्मेट बना रहा हूं। तो मैंने 2 पेजेस मिला के इसका फॉर्मेट बनाया, राइट। नीचे बैलेंस शीट के नीचे थोड़ी जगह है, उसमें हमारे वर्किंग नोट्स, हमें अगर कुछ बनाने हैं तो हमारे वर्किंग नोट्स, जैसे कि मैंने कहा कि सैक्रिफाइस रेशियो में निकालना पड़ेगा, तो वो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए जगह छोड़ रहा हूं। तो क्या करो, पॉज करो वीडियो को, देखो कि मैंने कैसे फॉर्मेट बनाया, वैसे फॉर्मेट रेडी करो एंड मेरे साथ इसके बाद क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करो। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा है, वीडियो को पॉज करो एंड फॉर्मेट को रेडी करो।
चलो, सबने फॉर्मेट बनाया जैसे मैंने सामने बताया, क्या क्या बन गया, सबने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जिसमें 3 पार्टनर्स के लिए 3 कॉलम्स बने, फिर एज अ वर्किंग नोट मैंने बैंक अकाउंट बनाया एंड फिर नए पेज पर या सेकंड पेज पर मैंने बैलेंस शीट बना ली, राइट। तो सबका फॉर्मेट इस प्रकार रेडी है। अब हम सम की शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं फर्स्ट सम है, तो केयरफुली मेरी हर एक बात को सुनो, राइट। यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ईच एंड एवरी सम इन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड जो अगला चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सब में ये जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट है ये कॉमन रहेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, ये 3 स्टार्टर्स है, जिसे मैं स्टार्टर्स कहता हूँ, टू स्टार्ट द सम, हाउ टू स्टार्ट द सम। तो माय फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज स्टार्ट विथ ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल। स्टार्ट विथ व्हाट? पार्टनर्स का कैपिटल। तो बैलेंस शीट में अगर आप लायबिलिटी में देखोगे तो माधुरी का कैपिटल है 80,000 एंड मनीषा का कैपिटल है 1 लाख। तो आई विल ऑलवेज स्टार्ट विथ ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल फ्रॉम द बैलेंस शीट, उसे उठाऊंगा एंड ये कैपिटल है तो मैं कैपिटल अकाउंट के कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट साइड में लिखूंगा एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, माधुरी के कॉलम में 80,000, मनीषा के कॉलम में 1 लाख, राइट। तो माय फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ईच एंड एवरी सम henceforth up to dissolution of partnership I am going to start with the partners capital। पुराने बैलेंस शीट से पार्टनर्स को या पार्टनर्स का कैपिटल का अमाउंट उठाओ एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखो एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, माधुरी के कॉलम में 80,000, मनीषा के कॉलम में 1 लाख। इज इट क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट है, हमेशा एवरी समय में फॉलो करना है। तो आप आपके नोटबुक में साइड में लिख के रखो स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट विथ पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, राइट। कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये फर्स्ट क्लियर है सबको पॉइंट। अब सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट या सेकंड पॉइंट इज आपको बैलेंस शीट में चेक करना है इज देयर एनी जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या चेक करना है आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में, इज देयर एनी जनरल रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इन तीनों में से कोई आइटम है तो इन तीनों में से अगर तीनों है तो वेरी गुड, तीनों में से कोई एक है तो भी चलेगा। अगर इनमें से आपको कोई आइटम दिखता है बैलेंस शीट में तो उन्हें हमें पार्टनर्स के बीच में कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में। तो माय पॉइंट नंबर 2 या माय स्टार्टर 2 या माय स्टार्टिंग पॉइंट 2 इज check in the balance sheet is there any general reserve fund and profit and loss account। अगर इन तीनों में से आपको कुछ मिलता है तो डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। क्या करना है आपको? उन्हें ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर अभी मैं क्वेश्चन में देखता हूं तो मुझे ना ही जनरल रिजर्व दिख रहा है, ना ही रिजर्व फंड दिख रहा है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। आने वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट हमारे काम में आ सकता है। तो अभी सेकंड पॉइंट नहीं है तो कुछ करने की जरूरत है, हम जनरल रिजर्व कहीं से ला सकते हैं क्या, या रिजर्व फंड कहीं से ला सकते हैं क्या? आंसर इज नो। तो अगर नहीं है तो आगे बढ़ो। तो पॉइंट 1 था कैपिटल लिखा, पॉइंट 2 चेक क्वेश्चन में जनरल रिजर्व फंड P&L अकाउंट है क्या, अगर है तो उसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करो, नहीं है तो आगे बढ़ो। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो तीसरा पॉइंट इज ऑलवेज वर्किंग नोट में हमेशा कैश या बैंक अकाउंट बनेगा। तो जो क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस है दैट आई हैव टू राइट in the bank account. Bank is my asset always carries debit balance, ये clear है। liability carries credit balance, asset carries debit balance। तो जो assets में बैंक बैलेंस है उसको उठाऊंगा और जो मेरा वर्किंग नोट है बैंक अकाउंट का उसके डेबिट में मैं लिखूंगा एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है मेरे पास बैंक में पैसा? 20,000 रुपीज। तो ये मेरा स्टार्टर नंबर 3 है कि ओपनिंग बैलेंस से क्या कहूंगा मैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक या कैश को बैंक या कैश अकाउंट में लिखो। तो यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट है, राइट। तो बैंक अकाउंट का मैं ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूँ एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये 3 स्टार्टिंग पॉइंट सबको समझ में आया। स्टार्ट विथ ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल पहला, फिर चेक करो जनरल रिजर्व फंड एंड P&L अकाउंट है तो उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो। एंड तीसरा, आपने जो कैश या बैंक अकाउंट एज अ वर्किंग नोट बनाया है एसेट से उसका बैलेंस कॉपी करो एंड एज अ ओपनिंग बैलेंस यानी कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके बैंक अकाउंट में लिख लो, जैसे मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है। अब चौथा पार्ट या चौथी स्टेप, 3 स्टेप्स क्लियर है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 4 इज सॉल्व द एडजस्टमेंट। डायरेक्टली अब जंप करना है एडजस्टमेंट पे। यहां पर ट्रायल बैलेंस जैसा कोई पोस्टिंग वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व द एडजस्टमेंट। क्वेश्चन के नीचे दिए हुए आइटम्स आर नथिंग बट आर एडजस्टमेंट। तो मैं एक एक करके एडजस्टमेंट को सॉल्व करूंगा एंड फिर से हमारा वही कंसेप्ट, एवरी एडजस्टमेंट कैरीज डबल इफेक्ट। हर एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट देना ही पड़ेगा, राइट।
तो एवरी एडजस्टमेंट को हमें डबल इफेक्ट देना है। तो देखते हैं करना क्या है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। ये फर्स्ट आइटम वो कह रहे हैं कि शी यानी कि मोहिनी टू पे 1 लाख एज हर कैपिटल एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी गुडविल को साइड में रख रहा हूं क्योंकि यहां पर दो चीजें, वो कैपिटल भी ला रही है तो मुझे कैपिटल का भी एंट्री करना है, एंड वो गुडविल का पैसा ला रही है तो गुडविल का भी मुझे एंट्री करना है, राइट। तो मैं पहले कैपिटल के हिसाब करता हूं, फिर गुडविल पर हम चलते हैं। इज इट क्लियर? तो कितना मोहिनी ने कितना कैपिटल लाया, 1 लाख रुपीज कैपिटल लाया, मतलब क्या लाया, शी ब्रिंग कैश, पैसा लाया है कि नहीं। तो पैसा आ रहा है बिजनेस में, यानी कि मेरे अकाउंट में या मेरे बिजनेस में या जो इनका पार्टनरशिप बिजनेस है इसमें पैसा आ रहा है। तो पैसे कहां पर जमा होंगे, तो पैसे बैंक अकाउंट में जाके जमा होंगे, है कि नहीं। तो पैसे का हिसाब हम कहां रख रहे हैं, बैंक अकाउंट में रख रहे हैं। तो मैं सिंपली पहले इफेक्ट दूंगा, जो वो पैसा लेके आ रही है पहला इफेक्ट में दूंगा बैंक अकाउंट के डेबिट में एज टू मोहिनीज कैपिटल 1 लाख। मेरे बैंक में 1 लाख रुपया है, किस चीज क्या है, मोहिनी के कैपिटल के 1 लाख रुपया है, कि मोहिनी ने 1 लाख रुपए कैपिटल बिजनेस में दिया। 1 लाख रुपए कैपिटल दिया मतलब मोहिनी ने 1 लाख रुपए पैसे दिए, कैश दिए, है कि नहीं। तो ये कैश अकाउंट तो नहीं है हमारे पास, तो ये कैश कहां जमा होगी, बैंक अकाउंट में जमा होगी, है कि नहीं। मोहिनी जाके 1 लाख रुपए, या मोहिनी इन दोनों माधुरी और मनीषा को 1 लाख रुपए देगी, बोलेगी ये मेरा कैपिटल, तो माधुरी मनीषा जाके वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। तो बैंक में 1 लाख रुपए आ रहा है एज टू मोहिनीज कैपिटल 1 लाख, राइट। ये पहला इफेक्ट हुआ। इसका सेकंड इफेक्ट ये है किस चीज का, पैसा बैंक में 1 लाख रुपए है, किस चीज के, मोहिनी कैपिटल। तो ऑटोमेटिकली सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट एंड अमाउंट में लिखूंगा मोहिनी कॉलम में एज 1 लाख रुपीज। तो ये मेरा डबल इफेक्ट है। हैंसफोर्थ जब भी नया पार्टनर आएगा वो अपने साथ कैपिटल का पैसा लेके आएगा, बिना कैपिटल के पार्टनर नहीं बन सकते, तो यू हैव टू कंपल्सरी पे कैपिटल, राइट। तो कैपिटल के लिए जब भी पैसा आएगा तो वो बैंक या फिर कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकंड इफेक्ट हमेशा वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, सेकंड इफेक्ट ऑलवेज पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट इन न्यू पार्टनर के कॉलम में। तो मैंने मोहिनी के कॉलम में 1 लाख लिखे, मैंने क्या लिखा, बाय बैंक अकाउंट मोहिनी के कॉलम में 1 लाख। तो दिस इज माई डबल इफेक्ट फॉर कैपिटल। इज इट क्लियर, कैपिटल का डबल इफेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं उसी एडजस्टमेंट में अगला पार्ट कि मोहिनी ने 40,000 रुपए गुडविल के लिए भी लाए। तो 40,000 गुडविल के लिए लाए मतलब क्या लाया, फिर से पैसा आया, तो फिर से 40,000 बैंक में जमा होंगे। तो मैं बैंक के डेबिट में लिखूंगा टू गुडविल अकाउंट 40,000। बैंक में 40,000 आ रहे हैं, किस चीज के आ रहे हैं, गुडविल के आ रहे हैं, गेटिंग इट। पहले 1 लाख रुपए आए, किस चीज के आए, तो मैंने लिखा था टू मोहिनीज कैपिटल, 1 लाख रुपए मोहिनी का कैपिटल है। अब और 40,000 रुपए मोहिनी दे रही है, किस चीज के दे रही है, गुडविल के दे रही है, तो मैं लिख रहा हूं टू गुडविल 40,000। अब ये जो 40,000 गुडविल है, ये मैंने कल भी कहा था, अभी क्वेश्चन की शुरुआत में भी कहा था कि गुडविल का पैसा हमेशा पुराने पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो इसका सेकंड इफेक्ट में फिर से पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय गुडविल, बट मैं ये मोहिनी के कॉलम में नहीं लिखूंगा, इसकी अमाउंट में लिखूंगा, किसके कॉलम में, मैं लिखूंगा माधुरी एंड मनीषा के कॉलम में। बट कितना कितना मिलेगा माधुरी एंड मनीषा को गुडविल, तो ये जो 40,000 ये मुझे माधुरी एंड मनीषा के बीच में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अमाउंट लिखने से पहले मैं क्या करता हूं, जो बैलेंस शीट है उसके नीचे आ रहा हूं, यहां पर मैं सैक्रिफाइस रेशियो का वर्किंग नोट करूंगा, राइट। मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, क्योंकि ऑलरेडी कल हमने सिखाया हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, राइट। तो मैं आपको फिर से 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मैं यहां पर फिर से आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूं। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2 एंड नया रेशियो क्वेश्चन में दिया है 5:3:2। ओल्ड रेशियो इज नथिंग बट 3/5 एंड 2/5 एंड न्यू रेशियो इज नथिंग बट 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो ये दोनों यूज करो एंड कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा, मैंने ये ऑलरेडी आपको कल वाले एग्जाम या कल वाले लेक्चर में अच्छे से समझा है। तो जितने भी वर्किंग नोट इसके बाद बनेंगे, गुडविल का, सैक्रिफाइस रेशियो का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, क्योंकि उस पर हमने अलग से एक लेक्चर लिया हुआ है। तो मैं हर एक सम में इसके बाद सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालना है फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अगर आपको डाउट है तो ये वीडियो अभी पॉज करो, कल वाला लेक्चर देखो कि हमने एक सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया था, उसी प्रकार से अभी इस क्वेश्चन का सैक्रिफाइस रेशियो निकालो। तो फिर से मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पॉज द वीडियो, सैक्रिफाइस रेशियो को कैलकुलेट करो एंड फिर वीडियो का अगला पार्ट देखो। इज इट क्लियर? तो पॉज द वीडियो।
तो सबको सैक्रिफाइस रेशो मिला होगा 5/50, 5/50, नथिंग बट 5/50 एंड 5/50 आर द सेम. सैक्रिफाइस रेशो बिटवीन माधुरी एंड मनीषा इज सेम, यानी कि इक्वल 1:1, राइट. ये सबको आंसर मिला होगा आफ्टर द कैलकुलेशन. तो यहां पर मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं. ये कैलकुलेशन कैसे हुए ये आपको पता है क्योंकि आपने कल का लेक्चर देखा होगा. डाउट है तो कल का लेक्चर देखो और चेक करो कि सैक्रिफाइस रेशो कैसे 5/50 आया. तो आई एम टेकिंग सैक्रिफाइस रेशो एज 1:1. 5/50 is to 5/50, नथिंग बट 1:1. इक्वल है दोनों का रेशो. 5/50 5/50 तो सेम है ना, यानी कि इक्वल है. तो सैक्रिफाइस रेशो इज 1:1. ये क्लियर है. सैक्रिफाइस रेशो में अगर डाउट होगा तो कल वाला लेक्चर फिर से आप रिपीट कर सकते हो, कोई उस पर पाबंदी नहीं है, राइट. तो आई एम टेकिंग सैक्रिफाइस रेशो एज 1:1. अब फिर से मैं क्या कर रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल की जो हमारी एंट्री अधूरी बची थी कि यहां पर क्या हो रहा था ट्रांजैक्शन नंबर 1 में या एडजस्टमेंट नंबर 1 में, तो जो नई पार्टनर है मोहिनी, उसने 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए लाया, वो ऑलरेडी हमने डबल इफेक्ट दे दिया. एंड उसने 40,000 रुपए गुडविल के लिए लाया. तो उसका पहला इफेक्ट मैंने कहाँ दिया था, मैंने बैंक के डेबिट में दिया था टू गुडविल 40,000. एंड अब सेकंड इफेक्ट में लिख रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. मैंने ऑलरेडी लिखा था बाय गुडविल, बट मैंने पॉज लिया था क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये गुडविल पुराने पार्टनर्स को कौन से रेशो में बांटना है. तो मैंने आपको बताया था कि जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा तो वो पुराने पार्टनर्स के बीच में कौन से रेशो में बटेगा, सैक्रिफाइस रेशो में बटेगा. तो पहले मैंने सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट किया, 1:1 मिला. तो जो गुडविल की अमाउंट है 40,000 वो दोनों पार्टनर्स को इक्वली यानी कि 20,000 माधुरी को मिलेगा एंड 20,000 मनीषा को मिलेगा. इज इट क्लियर. तो गुडविल का भी मैंने डबल इफेक्ट दे दिया, एक बैंक के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. यहां तक क्लियर है. आगे बढ़े, चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पर, राइट. एडजस्टमेंट 2 में वो कह रहे हैं द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज टू बी 5:3:2. तो ना कुछ आ रहा है बिजनेस में, ना कुछ जा रहा है, ना कोई एसेट बढ़ रही है, ना कोई एसेट कम. दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेशन. इसका हमने यूज कर लिया एंड सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट कर लिया. तो इसके लिए कोई अलग से अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है. तो आगे बढ़ो, चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पर. द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर. क्या कह रहे हैं, एसेट्स को आपको रीवैल्यू करना है. बिल्डिंग को 1 लाख रुपए एंड प्लांट एंड मशीनरी को 48,000. तो मैं क्या करता हूँ, इसे सॉल्व करता हूँ एक एक करके. पहले हम बिल्डिंग का देखते हैं, राइट. तो सबके पास क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितनी है, 72. अब बिल्डिंग इज माई एसेट्स, राइट. अब वो कह रहे 72 की बिल्डिंग को करो 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज कहाँ, इन द न्यू बैलेंस शीट. तो मैं नए बैलेंस शीट में आ रहा हूं और लिख रहा हूं बिल्डिंग 1 लाख. सिंपल. क्या किया मैंने, 72,000 पुराने बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिख रही है. अब मुझे नए बैलेंस शीट में वो 72 नहीं चाहिए, वो नए बैलेंस शीट में इट इज रीवैल्यूड एज 1 लाख. तो मैंने सिंपली क्या किया, नए बैलेंस शीट में बिल्डिंग डायरेक्टली 1 लाख रुपीज लिख लिया. इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग. 72 पुराने बैलेंस शीट में दिख रहा है, ठीक है. अब वो एडजस्टमेंट में आपको कह रहे हैं कि 72 के जगह बिल्डिंग को लिखो एज 1 लाख. तो मैं नए बैलेंस शीट में बिल्डिंग की कीमत लिख रहा हूं एज 1 लाख, राइट. अब यहां पर मुझे सोचना है कि जब भी मैं एसेट या फिर लायबिलिटी को रिवैल्यू करूंगा तो मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसके बारे में सोचना है, राइट. जब भी आप किसी भी एसेट को या लायबिलिटी को बढ़ाओगे या फिर कम करोगे तो यू हैव टू थिंक कि वेदर आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है. तो मेरे पास एसेट पहले कितने की थी या बिल्डिंग कितने की थी, 72. अब बिल्डिंग नए बैलेंस शीट में मैं कितना लिख रहा हूँ, 1 लाख, यानी कि बिल्डिंग की प्राइस में इंक्रीज कर रहा हूँ, है कि नहीं. तो बिल्डिंग इज माय एसेट. एसेट की कीमत अगर बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस हमारे लिए फायदा है. एसेट इज इंक्रीजिंग, प्रॉपर्टी बढ़ रही है कि नहीं. तो प्रॉपर्टी की कीमत जब बढ़ती है तो नथिंग बट इट इज योर प्रॉफिट. तो जब भी एसेट या लायबिलिटी को बढ़ाने या कम करने पर फायदा या नुकसान होगा उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन. कि हम एसेट्स को क्या कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन कर रहे हैं. तो रीवैल्यूएशन पे होने वाला फायदा या नुकसान जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, एज सिंपल एज दैट. तो मैं सिंपली होने वाले फायदे को रीवैल्यूएशन अकाउंट में एज अ सेकंड इफेक्ट दूंगा. बट सेकंड इफेक्ट में डेबिट में दूंगा या क्रेडिट में दूंगा. तो वही हमारा लॉजिक कि डेबिट में हम खर्च लिखते हैं, क्रेडिट में हम फायदा लिखते हैं. तो अगर नुकसान होगा तो डेबिट में जाएगा, फायदा होगा तो क्रेडिट में जाएगा. इज इट क्लियर. देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. हमारे पास बैलेंस शीट में, पुराने बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 72,000 की. एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग को रीवैल्यू करो एज 1 लाख. तो मैंने एसेट्स में, नए बैलेंस शीट के एसेट्स में बिल्डिंग को लिखा 1 लाख. तो मेरा फायदा हो रहा है, बिल्डिंग की प्राइस बढ़ रही है. तो उस फायदे को मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में. कहां लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में. अगर नुकसान होगा तो मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, राइट. अगर फायदा हुआ तो जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, नुकसान हुआ तो जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में. तो यहां पर बिल्डिंग इज माय एसेट. एसेट की कीमत बढ़ने पर नथिंग बट मेरा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है. यस और नो. तो उस फायदे को मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में एज
क्यों फायदा हो रहा है? बिल्डिंग एप्रिसिएट किया, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा बाय बिल्डिंग कितना फायदा हुआ, तो मेरा 28,000 का फायदा हुआ। 72,000 की बिल्डिंग थे, मैं 1 लाख बढ़ा रहा हूं, मतलब 28,000 का फायदा हो रहा है। तो आई एम ओनली रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट वैल्यू हियर, गेटिंग इट? तो मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखूंगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 28,000। इज इट क्लियर? तो मेरा यहां पर बिल्डिंग का एंट्री हो गया। अब उसी एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट नंबर 3 में वो कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी को 48 करो, तो मैं फिर से पुराने बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 60 है, तो 60 के जगह मैं क्या कर रहा हूं, नए बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लिख रहा हूं 48। 60 के जगह मैं नए बैलेंस शीट में कितना लिख रहा हूं, डायरेक्टली 48 लिखा। अब 60 की प्लांट 48 हो रही है, मतलब 12,000 से प्लांट की वैल्यू कम हो रही है, मतलब 12,000 मेरे लिए नुकसान है। एसेट इज डिक्रीजिंग, प्लांट पहले 60 थी, अब 48 हो गई, मतलब मेरा नुकसान है। तो नुकसान का एंट्री एज ए सेकंड इफेक्ट में दूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000। तो मेरा 12,000 का प्लांट एंड मशीनरी घटने की वजह से नुकसान हुआ, ये भी क्लियर है। तो यहाँ पर थर्ड एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हुई। इज इट क्लियर? अब चलते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट पर। तो चौथी एडजस्टमेंट वो क्या कह रहे हैं, RDD टू बी इंक्रीज अप टू 4,000। तो वेरी सिंपल, पुराने बैलेंस शीट में देखो डेटर्स 42 लेस RDD 2,000 एंड उनका अमाउंट बाहर बचा है 40,000, राइट? सेम चीज मैं नए बैलेंस शीट में रिपीट करूंगा, बट RDD 2,000 की जगह 4,000 लिखूंगा। तो आई एम राइटिंग डेटर्स 42 एज इट इज लेस RDD। एडजस्टमेंट वो क्या कह रहे हैं, इंक्रीज अप टू 4,000, तो मैं 2,000 की जगह RDD की अमाउंट कितनी लिख रहा हूं, एज 4,000। सो 42 माइनस 4, अब मेरे डेटर्स बाहर बचेंगे 38,000। कितने बचेंगे डेटर्स? 38,000। ये मेरा पहला इफेक्ट हुआ, मैंने 2,000 की जगह कितना लिखा, 4,000 लिखा, एंड माई डेटर्स टू दी आउटर कॉलम इज 38,000। अब मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। अब ये मेरे लिए फायदा है या नुकसान है, तो हमें पता है RDD अगर इंक्रीज हो रही है मतलब नुकसान है, तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में। मैं लिखूंगा 2RDD, बट मैं लिखते वक्त केवल 2,000 ही लिखूंगा, जितना मैंने अभी एडजस्ट किया उतना ही मैं लिखूंगा। मतलब 2,000 RDD पहले से था, अब मैंने 2,000 के जगह 4,000 किया, मतलब मैंने RDD में 2,000 बढ़ाए, है कि नहीं? तो आई एम नॉट राइटिंग 4,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट में, आई एम जस्ट राइटिंग 2,000 एज रिवैल्यूएशन के डेबिट में, कि 2,000 पहले से थे, 2,000 को मैं 4,000 पर लेके गया, मतलब मैंने इंक्रीज कितना किया, मैंने 2,000 इंक्रीज किया, तो जितना मैंने इंक्रीज किया उतना ही मेरा अभी का नुकसान है। 2,000 तो पहले से ही रिकॉर्डेड थे, तो वो मैं अगर 4,000 लिखूंगा तो मेरा गलत हो जाएगा आंसर, टैली नहीं होगा हमारा बैलेंस शीट बाद में, गेटिंग इट? या फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर वो 4,000 की जगह कहते कि RDD को 3,000 करो, तो मैं यहां पर RDD 4,000 की जगह 3,000 लिखता, तो पहले के 2,000 एंड मैं कितना इंक्रीज कर रहा हूं 1,000, तो अभी मैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में 1,000 लिखता। सेम लॉजिक पे पहले 2,000 थे, अब 2,000 के जगह मैं 4,000 लिख रहा हूं, मतलब आई एम इंक्रीजिंग द RDD बाय 2,000। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में मैं अभी जितना RDD में इंक्रीज कर रहा हूं उतना ही लिखूंगा 2RDD 2,000। इज इट क्लियर? तो चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 पर। तो वो क्या कह रहे हैं, ये कुछ अलग है हमारे लिए। द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस। इसका सिंपल मतलब है, अभी मैंने जैसे बताया कि गुडविल के लिए नया पार्टनर पैसा लेके आया, कैश लेके आया। ये पैसा कहां पर है, ये बैंक अकाउंट के डेबिट में दिख रहा है सबको, गुडविल कितना लेके आया 40,000, बट ये बैंक अकाउंट किसका है, बिजनेस का है। मतलब जो गुडविल के 40,000 रुपए नया पार्टनर लेके आया वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में ही जमा हुआ है। सिर्फ उसका सेकंड इफेक्ट हमने क्रेडिट करते वक्त वो पार्टनर का फायदा है, इसलिए पार्टनर्स को क्रेडिट किया है बाय गुडविल, बट पैसा तो बिजनेस में ही है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब वो कह रहे हैं आपको 5वें एडजस्टमेंट में कि जो गुडविल का आधा पैसा आधी अमाउंट ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया कि बिजनेस में रहने दो, मतलब आधी अमाउंट वो निकाल रहे हैं। इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि जो गुडविल के 40,000 सबको बैंक अकाउंट में दिख रहे हैं उसमें से आधी अमाउंट बैंक में ही छोड़ दो, यानी कि बिजनेस में ही छोड़ दो, बिजनेस के बैंक अकाउंट में छोड़ दो, एंड बची हुई आधी अमाउंट आप बिजनेस से निकाल लो। नथिंग बट इसे कहते हैं गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। क्या कहते हैं इसे? गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ये गुडविल पुराने पार्टनर्स के नाम पे लिखा हुआ है, तो ये पैसा पुराने पार्टनर बिजनेस से निकाल सकते हैं। पैसे बिजनेस में ही आ रहे हैं, सिर्फ वो हम नाम पर किसके लिख रहे हैं, एज ओल्ड पार्टनर्स के नाम पर लिख रहे हैं। बट ओल्ड पार्टनर डिसाइड किया कि हमें पैसा भी दे दो, हमारे नाम पर तो एंट्री दिख रही है बट वी नीड मनी ऑल्सो, राइट? तो उन्होंने कहा कि आधा बिजनेस में रहने दो और आधा हम निकाल लेते हैं। नथिंग बट 40,000 जो गुडविल है उसमें से 20,000 रुपया दोनों पार्टनर्स निकालेंगे, राइट? तो अब इसका हमें डबल इफेक्ट देना है। तो जब भी पुराने पार्टनर्स बिजनेस से गुडविल विड्रॉ करेंगे तो आपको इसी प्रकार से एंट्री करनी है। पहले मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता हूं। ऑलरेडी देखो जो पुराने पार्टनर से माधुरी, उसके क्रेडिट में मैंने कितना गुडविल लिखा हुआ है 20,000, एंड जो मनीषा है
पुरानी पार्टनर, उसके क्रेडिट में भी मैंने 20,000 गुडविल लिखा है। अब ये पूरा गुडविल उन्होंने नहीं निकाला, उन्होंने आधा गुडविल निकाला बिजनेस से, तो इनके ऑपोजिट में एंट्री कर रहा हूं कि उन्होंने गुडविल के लिए पैसा निकाला, तो मैं लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट, माधुरी के कॉलम में 10,000 एंड मनीषा के कॉलम में 10,000, एंड इसका ऑटोमेटिकली सेकंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अंडरलाइन करके। माधुरी ने 10,000 रुपए निकाले, मनीषा ने 10,000 रुपए निकाले, दोनों ने मिला के 20,000 रुपए बिजनेस से या बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए। 20,000 कैसे? तो गुडविल के टोटल 40,000 जमा है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि आधी अमाउंट बिजनेस में रखो, मतलब आधी अमाउंट हम निकाल लेते हैं, इनडायरेक्टली बोला हुआ है, राइट। आने वाले क्वेश्चन में आपको वो ऐसा भी बताएंगे कि हाफ अमाउंट विड्रॉन, मतलब यही हुआ कि आधा हमने निकाल लिया, आधा बिजनेस में रखा। 40 में से माधुरी मनीषा ने 20,000 निकाल लिए, पैसे निकाल लिए, तो बिजनेस बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट बैंक के क्रेडिट में। एंड ये किसने निकाले? पार्टनर्स ने निकाले, मतलब नथिंग बट इट इज काइंड ऑफ अ ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर। तो ड्राइंग्स की एंट्री हम कहां करते हैं? डेबिट में करते हैं। तो डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू बैंक की बैंक से पैसे निकाले, माधुरी ने 10,000 निकाले, मनीषा ने 10,000 रुपए निकाले, उनके नाम पर गुडविल के है 20-20, बट वो आधे निकाल रहे हैं, राइट। अब जो आधे बैंक में बचे वो बचे, उसके लिए कोई अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो हमें बैंक में पैसा रखने की एंट्री नहीं करनी है, हमें बैंक से पैसा निकालने की एंट्री करनी है। ऑलरेडी बैंक में 40,000 जमा है, 20,000 पार्टनर्स ने निकाल लिए, मतलब 20,000 अभी भी बैंक में जमा है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन या लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 6, सन्ड्री क्रेडिटर शुड बी रीवैल्यूड एट ₹66,000। तो अगर आप पुराने बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में देखोगे तो क्रेडिटर्स इज 60, अब वो कह रहे हैं 60 की जगह नए बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी करो? 66। तो मैं सिंपली नए बैलेंस शीट में आऊंगा, लायबिलिटी में लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स 66,000। कितना लिखूंगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स 66,000, राइट। ये मैंने पहले इफेक्ट दे दिया, 60 के क्रेडिटर्स पुराने बैलेंस शीट में है, 60 की जगह नए बैलेंस शीट में मैंने उसकी वैल्यू 66 लिखी, क्योंकि वो एडजस्टमेंट नंबर 6 में कह रहे हैं। अब क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ रही है, क्रेडिटर्स बढ़ रहा है, मतलब आपके लिए फायदा या नुकसान है? क्या है ये? आपके लिए नुकसान है। क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपके लिए लॉस है। गेटिंग इट? तो एसेट या लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पर जो लॉस होगा, लॉस का सेकंड इफेक्ट हम देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। मैं लिखूंगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000। कितना लिखूंगा मैं? टू क्रेडिटर्स अकाउंट 6,000। यहां तक क्लियर है सबको? तो मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए। मैंने क्या किया? पहले 3 स्टेप्स बताया कि ओल्ड पार्टनर्स के साथ शुरुआत करो, कैपिटल के साथ शुरुआत करो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट को देखो, फिर क्या करो? बैंक का बैलेंस लिखो। फिर मैंने चौथा स्टेप आपको कहा कि एडजस्टमेंट को सॉल्व करो, हर एक एडजस्टमेंट को डबल इफेक्ट दे दो। तो यहाँ पर हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हुए। अब 5वां स्टेप, एक एक करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें क्लोज करना है, बट वो हम करेंगे कल के लेक्चर में, राइट। क्योंकि यहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ें या कुछ नई चीज़ें कंसिडर करनी है। फाइनल अकाउंट जैसा नहीं कि एक करके क्लोज करो, एंड में बैलेंस शीट टैली होगा, नहीं, राइट। कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है, बट मैं आपको होमवर्क के लिए ये दे रहा हूँ कि क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट, बैलेंस फाइंड आउट करके रखो, राइट, और कुछ मत करो, जस्ट क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का बैलेंस फाइंड आउट करके रखो। कल के लेक्चर में हम देखते हैं कि इसका करना क्या है, राइट। तो अभी मैंने पोस्टिंग कंप्लीट किया, राइट। अब मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना बाकी है, बट यहां पर जैसे हम नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स या एनपीसी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, पहले इसको किया फिर बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली टैली होगा, उस प्रकार नहीं होगा। यहां पर हमें कुछ एक्स्ट्रा और स्टेप्स फॉलो करने हैं, तब जाके हमारा बैलेंस शीट टैली होगा, राइट। तो एज अ होमवर्क मैं आपको बस दे रहा हूं कि रिवैल्यूएशन को बैलेंस करके रखो, डिफरेंस निकाल के रखो, उसको कहना क्या है, उसका करना क्या है, हम कल के लेक्चर में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।